नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान और चुनावी मंथन में आज बात पूर्वांचल की। आज पूर्वांचल की बात इसलिए हम करेंगे क्योंकि अब 5वां, 6ठा और 7वां चरण जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, या चुनाव इन चरणों में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है पूरे देश में, और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में, वो इलाका है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का। और पूर्वांचल की राजनीति बाहुबलियों, माफियाओं और असरदार लोगों के इर्द गिर्द घूमती रही है, और इसमें बहुत सारे नाम हैं। अगर बाहुबलियों की बात करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर राजा भैया, धनंजय सिंह, विनीत सिंह, ब्रजेश सिंह, अंसारी परिवार, ये पूरे एक तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के बॉर्डर तक इन बाहुबलियों का एक तरीके से चुनाव में असर रहा है, राजनीति में दखल रहा है। इसमें कई एमएलसी हैं, कई सांसद हैं, कई एमएलए हैं। तो इस तरीके से ये परिस्थितियाँ पूरी एक तरीके से गुथी हुई हैं। लेकिन अगर देखा जाए, पूर्व का इतिहास देखा जाए, तो अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने के बाद मुलायम सिंह के साथ पूर्वांचल खड़ा हुआ था, और वो उसके बाद ही सरकार में आए थे। बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ, 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोकसभा का चुनाव हुआ, पूर्वांचल खड़ा नजर आया। वजह थी नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी ने आज काशी से तीसरी बार नामांकन भर दिया। गाजे बाजे के साथ में, पूरे ढोल मंजीरे के साथ में, मंदिर मंदिर जाकर गंगा पूजन करके, भैरव जी के दर्शन करके, विश्वनाथ जी की नगरी को प्रणाम करके, बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करके नरेंद्र मोदी ने नामांकन किया। एक बड़ा रोड शो किया, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर का लंबा रोड शो, और एक तरीके से पूर्वांचल को साधने की संधान करने के लिए ये रोड शो किया गया है। देश भर के भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में चूंकि ये नामांकन था ही प्रधानमंत्री का, तो योगी जी थे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, धामी पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर। जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं, जहां भी गठबंधन की भाजपा की सरकारें हैं, उनके मुख्यमंत्री, एनडीए के सारे बड़े नेता नरेंद्र मोदी के नामांकन में थे। और ये शक्ति प्रदर्शन कहा जाएगा एनडीए का, या यूं कहा जाएगा कि एनडीए की एकजुटता का प्रदर्शन आज काशी में देखने को मिला। अगर वो तस्वीरें उपलब्ध हों इस वक्त तो उन्हें दिखाया जाए। तो कुल मिलाकर जो पूरा रण है, जो एक तरीके से वो धीरे धीरे चौथे चरण के बाद अब 5वें चरण, 6ठे चरण और 7वें चरण में पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ये चुनाव पूर्वांचल की तरफ बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में, वैसे वैसे जातियों का जो गुणागणित है वो और चुनाव को प्रभावित करता नजर आएगा। एक बात पश्चिम से पूरब तक उत्तर प्रदेश में दिखी, वो है क्षत्रिय। पहली बार क्षत्रिय नेताओं की पूंछ बढ़ी है। पूंछ बढ़ी है, पूंछ नहीं, पूंछ बढ़ी है। उन्हें पूछा जा रहा है। गुजरात से जो क्षत्रिय आंदोलनरत हुए, महाराष्ट्र होते हुए, राजस्थान होते हुए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो नाराजगी आई, और पहले चरण से क्षत्रियों ने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेवर दिखाए, त्योरियां चढ़ाई, उससे बीजेपी को दिक्कतें हुई। संगीत सोम, सुरेश राणा जैसे नेताओं ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को आंखें दिखा दी। और धीरे धीरे जैसे जैसे यादव लैंड में चुनाव बढ़ा, फरकाबाद, कन्नौज, इटावा, एटा, अलीगढ़, या यूं कहें कि जो जिसे पछां कहते हैं उत्तर प्रदेश में, कि कहाँ मिटीवा का बियाव कहाँ करे, बोले पछां हमा, तो वो पछां है, आगरा का इलाका है, फतेहपुर सीकरी का इलाका है, अलीगढ़ का इलाका, हाथरस का इलाका है। इन इलाकों से होता हुआ क्षत्रियों की नाराजगी का एक विमर्श अब पूर्वांचल की तरफ, अवध से आगे बढ़ता हुआ पूर्वांचल की तरफ नजर आ रहा है। और इसका असर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर नजर आ रहा है। कुल मिलाकर वास्तव में जो ये क्षत्रियों की नाराजगी है, इसके लिए बाहुबली नेताओं को साधने की कोशिश की गई है, या उन्हें कुछ लालच दिया गया है, या उन्हें संरक्षण की बात की गई है, जो भी कुछ हो। लेकिन पूर्वांचल का जो रण है वो जातियों के इर्द गिर्द घूमा है,
और आज इसीलिए हमारा ये कार्यक्रम है पूर्वांचल करण जातियों पर प्रण। बात पूर्वांचल की करते हैं तो जौनपुर की सीट इतना फंस गई थी कि अमित शाह ने यहाँ पर कृपा शंकर सिंह को, पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र जौनपुर के रहने वाले, उनको टिकट देकर भेजा, विजयी भव का आशीर्वाद भी दिया। लेकिन यहाँ पर पेच फंस गया। बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी बसपा से टिकट ले आई। धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद एक पुराने मामले में और 2 साल की उनको सजा भी हो गई। तो इस पूरे मामले में जब पूरा एक तरीके से त्योरियां चढ़ी तो बीएसपी के टिकट पर श्री कला रेड्डी जो पत्नी हैं धनंजय सिंह की, उन्होंने मुश्किलें पैदा कर दी, परेशान कर दिया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। और ऐसा लगा कि अगर श्री कला रेड्डी चुनाव में अंत तक मैदान में रही तो बीजेपी का उम्मीदवार हार जाएगा। हो सकता है कि बाबू सिंह कुशवाहा जो पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जातियों के नेता हैं, वो कहीं ना अपना मामला बना ले जाएं, या कहीं श्री कला रेड्डी ने सांसद हो जाएं, क्योंकि धनंजय सिंह एक बार बीएसपी के टिकट पर सांसद हो चुके हैं वहां पर। इस टेंशन और तनाव में जब कहा यह जाता है, राजनीति में चर्चा है कि भाजपा और कृपा शंकर के दबाव में बहन जी ने टिकट बदला और अपने पुराने सांसद श्याम सिंह यादव को उतार दिया। अनिच्छा से, बेमन से श्याम सिंह यादव मैदान में हैं, लेकिन वो कांटा निकल गया जो श्री कला रेड्डी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चुभ रहा था। धनंजय ने 2-4 बयानबाजियां की, लेकिन उन्हें इशारा था और उनकी जमानत भी हो गई, वो बाहर भी आ गए। इस जमानत को भी इस टिकट के मैनेजमेंट, श्री कला रेड्डी के टिकट कटने और भाजपा के धनंजय सिंह के करीब जाने से जोड़ा जा रहा है कि उनकी जमानत तभी हुई जब कोई डील हो गई। खबर ये भी है, अभी इसकी तस्वीरें हमने नहीं देखी हैं, लेकिन ये खबर है और तमाम वेबसाइट्स, तमाम मीडिया माध्यम, तमाम राष्ट्रीय समाचार संगठन इस बात को बहुत पुख्ता तरीके से कह रहे हैं कि अमित शाह और धनंजय सिंह की मुलाकात दिल्ली में हो चुकी है। यहाँ लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वही धनंजय सिंह हैं जिन्होंने एक वक्त जौनपुर रैली करने आए अमित शाह का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था, और तब से अमित शाह इतना नाराज थे कि कुछ कहने को नहीं। एक वक्त धनंजय सिंह बीजेपी के करीब गए थे, 19 में ऐसा लग रहा था कि उन्हें टिकट मिल सकता है किसी सहयोगी दल के, चाहे वो अपना दल हो चाहे निषाद पार्टी हो। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के जेडीयू से भी वो कोई न कोई गुणागणित लगा रहे थे कि सीधे बीजेपी से ना सही, लेकिन एनडीए के जो दल हैं उनसे कोई टिकट वो लेकर आ जाए जौनपुर का। लेकिन अमित शाह के नाराजगी के कारण वो हो नहीं पाया और धनंजय सिंह इधर उधर बेदखल रहे। विधानसभा का चुनाव 2022 का लड़े और आरी की विधानसभा से, और वो हार गए चुनाव। धनंजय सिंह को, जो वहाँ के पूर्वांचल के छत्री हैं, छत्री नेता हैं, युवा हैं, उन पर धनंजय सिंह का प्रभाव है। बाहुबली हैं, वो बहुत सारे अपराधों के मुकदमे भी उन पर होंगे, लेकिन वो बाहुबली हैं, उनका असर है। तो अब ऐसी परिस्थिति में अमित शाह अगर जो गृह मंत्री हैं, रणनीतिकार हैं, और धनंजय सिंह से बात करते हैं तो इसका क्या संकेत और संदेश जाता है कि क्या बीजेपी की स्थिति पूर्वांचल में ठीक नहीं? क्या राजा भैया को बंगलुरु में बुलाकर, बंगलुरु की बैठक का हवाला सारे समाचार माध्यम दे रहे हैं, राजा भैया को बंगलुरु में बुलाकर क्या कहना चाह रहे हैं वो? बंगलुरु में एक बैठक हुई जिसमें कहा जाता है कि अमित शाह ने राजा भैया से बात की। कौशाम्बी और प्रतापगढ़, इन 2 सीटों पर राजा भैया का सीधा असर है, और राजा भैया कौशाम्बी से टिकट मांग रहे थे अपने किसी करीबी के लिए कि भाजपा उन्हें लड़ा दे या जनसत्ता दल के उम्मीदवार के रूप में समर्थन दे दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विनोद सोनकर राष्ट्रीय नेता हैं, दूसरी बार सांसद हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं, वो वहाँ से कौशाम्बी से बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं, और संगम लाल गुप्ता को भी काफ़ी करीबी बताया जाता है नेतृत्व का, वो प्रतापगढ़ से लड़ रहे हैं। ये दोनों सीटें और 1-2 सीटें और फंसती दिख रही हैं। राजा भैया की भी याद आई बीजेपी को, अभी उपेक्षित थे। हालांकि राज्यसभा के चुनाव में राजा भैया ने खुलेआम
भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था इस उम्मीद में कि कौशाम्बी सीट पर उन्हें अपना उम्मीदवार उतारने का मौका बीजेपी देगी। ऐसा हुआ नहीं। राजा भैया अंदर ही अंदर नाराज थे। संदेश और संकेत भांप कर नेतृत्व ने उन्हें बुलाया। आज एक तस्वीर सामने आई, वो तस्वीर जरा दिखाई जाए। ये कुंडा के बेती महल की तस्वीर है, जो राजा भैया का अपना घर है, जिसे बेती महल कहते हैं। ये तस्वीर जरा दिखा दी जाए, फुल स्क्रीन दिखा दी जाए। तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है और ये वीडियो भी है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में, और ये विनोद सोनकर हैं जो आगे कदम बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो भी है जिसमें गाड़ी से उतरते हुए, कार से उतरते हुए ये नेता राजा भैया के घर पहुंचे हैं, बेती महल पहुंचे हैं, और राजा भैया भी इसमें तस्वीर में नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये लोग आज क्या करने गए थे राजा भैया के यहाँ। और इसमें जाट नेता संजीव बालियान, जिनको लेकर उत्तर प्रदेश में विरोध की शुरुआत हुई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगीत सोम और सुरेश राणा जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय नेताओं ने ललकारा संजीव बालियान को, और ये कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर सीट क्षत्रियों के नाराजगी के कारण फंस गई है। तो ये दोनों नेता क्या करने गए थे, राजा भैया से क्या बात करने गए थे? क्या अमित शाह का कोई संकेत लेकर गए थे? क्योंकि संजीव बालियान को भी अमित शाह का करीबी माना जाता है और विनोद सोनकर पुराने नेता हैं ही। तो ये क्या इस जो तस्वीर के क्या मायने हैं? लेकिन इसी बीच तमाम वेबसाइट्स पर यह खबर आ गई है कि दरअसल राजा भैया ने अपने समर्थकों से पूछा और समर्थकों ने कहा कि किसी को समर्थन देने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल जो वर्डिक्ट है या अंतिम फैसला राजा भैया ने लिया है कि ना भाजपा को समर्थन, ना इंडिया गठबंधन को समर्थन। तो क्या राजा भैया न्यूट्रल रहेंगे क्या, या राजा भैया को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है क्या? एक तो न्यूट्रल रहना होता है कि आप किसी की तरफ ना रहिए, लेकिन न्यूट्रलाइज हो जाना, इसकी संभावना ज्यादा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि राजा भैया को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। वो न्यूट्रलाइज है, वो भले ही किसी के पक्ष में प्रचार करते ना नजर आए, लेकिन उन्हें लगता है ये जो प्रक्रिया, जो तस्वीर दिखी, वो उन्हें न्यूट्रलाइज करने की है। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लिए, फिर हम चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रियाएं लगातार चल रही हैं। मतदान भी अब धीरे धीरे करके चरम सीमा पर पहुंच रहा है। अगला पड़ाव 5वें चरण का है, लेकिन उससे पहले अगर बात करें 7वें चरण की, तो हॉट सीटों में गिने जाने वाली वाराणसी सीट पर आज पीएम मोदी ने नामांकन दाखिल किया। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने पहुंचे, पूर्वांचल में मानो जैसे कोई उत्सव मनाया जा रहा हो, ऐसी तस्वीरें भी देखी गई। बता दें कि वाराणसी में 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है और इस सीट पर पीएम मोदी लगातार 10 साल से सांसद रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के कई लोकसभा सीटों पर चुनाव होना बाकी है और इन सीटों पर ओबीसी और दलितों का प्रभाव ज्यादा रहा है, इसलिए इसको जातिगत वोट बैंक साधने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यूपी का पूर्वांचल इलाका भी अपनी एक अलग सियासत लेकर आता है और इस क्षेत्र में लोकसभा की कुल 26 सीटें निकलती हैं। पूरे यूपी की ही 32% आबादी इस पूर्वांचल में रहती है और इसे यूपी का पिछड़ा इलाका भी माना जाता है और किसानों की यहाँ निर्णायक भूमिका भी रहती है। लेकिन पिछड़े होने के बावजूद देश को 5 प्रधानमंत्री देने वाला इलाका भी ये पूर्वांचल ही है और इस क्षेत्र में राजभर, निषाद और चौहान जाति का बोलबाला है। पूर्वांचल में वाराणसी, जौनपुर, भदोई, मिर्जापुर, गोरखपुर, कुशीनगर, सोनभद्र, कुशीनगर बताया जाता है कि देवरिया के साथ ही महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया और सिद्धार्थ नगर, चंदौली, गोंडा जैसे जिले भी आते हैं। पूर्वांचल में जातियों का कॉकटेल हमेशा से ही हावी रहा है और पिछड़ा इलाका होने के बावजूद यहाँ जाति पहले, दल दूसरे दल और मुद्दा सबसे आखिरी में आता है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ पर जाति को सबसे पहले
वरीयता दी जाती है। फिर चाहे रोजगार, आरक्षण, विकास या कोई दूसरा मुद्दा ही क्यों न हो, इसे सबसे आखिरी में ही रखा जाता है। गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटो दलित भी कई इलाकों में प्रभावशाली हैं और अक्सर चुनाव के नतीजे तय करते हैं, जिनमें से राजभर, कुर्मी, मौर्य, चौहान, पासी और नोनिया भी शामिल हैं। हालांकि राजभर समुदाय राज्य के कुल मतदाताओं का केवल 4% है, लेकिन पूर्वांचल के कई जिले, खास तौर पर वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, बलिया में इसके 12% से 23% तक वोटर हैं। इसी तरह जनवादी पार्टी यानी कि सोशलिस्ट नोनिया समुदाय पर प्रभाव रखती है। यूपी की आबादी का लगभग 2% हिस्सा चंदौली, मऊ, गाजीपुर और बलिया जैसे पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में 10 से 15% वोटर हैं और अपना दल का आधार कुर्मियों के बीच है, जो पूर्वांचल की आबादी का 9% है और यादवों के बाद दूसरा सबसे बड़ा ओबीसी हिस्सा माना जाता है। अपना दल कमेरावादी ने हाल ही में इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया और वहीं अपना दल सोनेवाल का गठबंधन एनडीए के साथ हो चुका है। यूपी में लगभग 20% आबादी मुस्लिमों की है। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर में इनकी संख्या ज्यादा है और इन इलाकों में एमवाई समीकरण चलता है और दावेदारी एसपी और बीएसपी की है। बलिया विपक्ष की लिस्ट में इसलिए शामिल है क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी से एसपी की हार का अंतर बहुत कम था। पूर्वी यूपी में 2 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। आजमगढ़ में 29.6% और गाजीपुर में 26.77% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने पूर्वी यूपी में गाजीपुर, जौनपुर और घोसी सीटें जीती थीं। यही नहीं, पूर्वांचल में हमेशा से ही बाहुबलियों का भी रसूख रहा है। चाहे बात धनंजय सिंह की कर लें या फिर ब्रजेश सिंह, मुख्तार अंसारी, विनेश सिंह और एक लंबी फहरिस्त है बाहुबलियों की, जो हमेशा से ही अपनी एक अलग छाप छोड़ती रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो 2024 के आम चुनाव में एक तरीके से देखा जाए तो पूर्वांचल की सीटों को साधने के लिए बीजेपी ने भी पूरी तरीके से कमर कस ली है। जो कहीं कील काटे, जिन सीटों पर पूर्वांचल में बीजेपी को हार मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, वहां इस बार पूरी तरीके से चक्रव्यूह रच दिया है ताकि विपक्ष का जो प्लान है वो फेल हो जाए, विपक्ष के लोग चक्रव्यूह में फंस जाएं और बीजेपी को विजय मिल जाए। पीएम मोदी ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अब इस हॉट सीट पर और भी ज़्यादा सियासी गर्मी बढ़ गई है। पीएम मोदी के नामांकन करने के बाद इसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए की काट माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि मोदी अगर यहाँ से एक चारों तरफ जो मोदी का ऑरा है, इतने बड़े वो नेता हैं, तो अपने आप कहीं ना कहीं पूरे पूर्वांचल में संदेश जाता है। साल 2019 में पूर्वांचल में बीजेपी आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर, घोसी और जौनपुर की सीटें हार गई थी। 5 सीटें हारी थी। इन सीटों को दोबारा हासिल करने के लिए बीजेपी ने फुल प्रूफ जो प्लान है वो तैयार किया है, ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर प्लान सभी दल अपने अपने हिसाब से तैयार करते हैं, लेकिन जो ये राजा भैया, धनंजय सिंह, इन लोगों से जो बात की गई है और अभय सिंह को लाया गया था कि वो भी कुछ काम करेंगे, हालांकि वो समाजवादी पार्टी के विधायक अभी भी हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। अभय सिंह और धनंजय सिंह एक दूसरे के दुश्मन कहे जाते हैं, राजनीतिक दुश्मन हैं, और ऐसे भी दोनों बाहुबली नेता हैं, तो दोनों में बनती नहीं है। ऐसा लगता है कि एक दूसरे की जागीर हड़प ली है, इस तरीके की लड़ाई है। तो बीजेपी के लिए भी दिक्कत है। भले ही इस वक्त या फिल वक्त धनंजय सिंह ने हथियार डाल दिया हो या कोई उनके साथ डील हुई हो कि उनकी पत्नी को राज्यसभा भेज देंगे, इस तरह की बातें हो सकती होती, क्योंकि बीजेपी बहुत दिमाग से चुनाव भी लड़ती है और गोटे भी बहुत दिमाग से ही बिछाती है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं कुछ। मिनहाज अहमद कांग्रेस के नेता हैं, पूर्वांचल के ही रहने वाले हैं, मिर्ज़ापुर से जुड़े हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद।
यूपीसीसी के मेंबर भी हैं मिनहाज भाई। वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। ब्रजेंद्र प्रताप, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। ब्रजेंद्र भाई आजकल अंगोछा डाल लिए हैं, बिल्कुल पुराने सोशलिस्ट वाला अंगोछा डाले हुए हैं। अब सोशलिस्ट को आजकल लोग समाजवादी पार्टी से जोड़ देते हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी में कुछ अंश तो है ही सोशलिस्ट का। मनोज मिश्रा उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को समझने वाले बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश महामंत्री कुंवर धीरज सिंह को हमने इस चर्चा में आमंत्रित किया है। धीरज जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। चूँकि बहुत दिनों के बाद क्षत्रिय विमर्श बना है। ब्रजेंद्र प्रताप और हम लोग जब साथ पत्रकारिता किया करते थे तो अक्सर ही चर्चा होती थी, क्षत्रिय छत्रपति मोर्चे की बात करते थे हम लोग, और एक अलग कॉम्बिनेशन होता था कि अगर क्षत्रिय छत्रपति मोर्चा बन गया तो एक बड़ा राजनीतिक भागीदारी हासिल कर सकता है। पता नहीं वो कितना बना कितना नहीं बना, हम दोनों अपनी रोजी रोटी में लगे हैं, लेकिन वास्तव में ये कॉन्सेप्ट बड़ा ज़बरदस्त था ब्रजेंद्र का। राजनीतिक दलों ने पता नहीं उसके इर्द गिर्द पहुँचे कि नहीं पहुँचे, अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्षत्रिय विमर्श मुझे नहीं याद पड़ रहा है अपनी 35 साल की पत्रकारिता में, 30 साल पत्रकार, 89 से मैं पत्रकार हूँ, एक्टिव जर्नलिज्म में हूँ 89 से, मुझे नहीं दिखा कि भी क्षत्रिय विमर्श बना हो। क्षत्रिय को मैं पिछलग्गू कौम मानता था राजनीति में, कि जहाँ देखा, जहाँ कुछ गुंजाइश बनी, घुस गए, टिकट ले आए, अपनी बिरादरी का वोट एकत्र करके गुणागणित बाहुबल धन पर इस्तेमाल करके जीत गए। हालांकि ऐसे सारे क्षत्रिय नेता नहीं हैं, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, बहुत बड़े बड़े नेता भी हुए हैं, सभी समाज में हुए तो क्षत्रियों में भी हुए होंगे, लेकिन विमर्श बना। और आज जो तस्वीर अभी हमने दिखाई है वो तस्वीर भी जरा लूप में डाल दी जाए कि राजा भैया से मिलने बेती महल वहाँ लोग पहुँचे हैं, और जाट नेता का वहाँ पहुँचने का क्या मतलब? विनोद सोनकर तो चलो पड़ोसी ही मान गए, लेकिन संजीव बालियान क्यों गए? अमित शाह से बैठक की बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ब्रजेंद्र से जरा समझ लेते हैं, वो प्रयागराज में है और पूरा देख रहे हैं, वहाँ तक संजय की आंख से बिहार तक देख रहे हैं। ब्रजेंद्र, इन सारे समीकरणों को लेकर जरा बताइए हमारे दर्शकों को। मैं यहाँ शुरू करूँ कि ये जो राजा भैया के साथ जो मीटिंग हुई जी, आज जो मैं अभी प्रतापगढ़ में हूँ दुर्गेंद्र जी, आज अरे वाह क्या बात है, प्रतापगढ़ में हूँ जी, और मेरी आधे घंटे पहले विनोद सोनकर से बात हुई जी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं। जी, मैंने पूछा कि विनोद जी क्या रहा निष्कर्ष, जी, तो उन्होंने कहा टेलीफोन पर चर्चा नहीं होगी, बैठकर बात करते हैं। जी, निराशा के माहौल से विनोद वहां से निकले। जी, जी, वो जिस मकसद से गए थे वो जी। मकसद पूरा हुआ नहीं। जी, रघुराज प्रताप सिंह, जिनको आप सब राजा भैया कहते हैं, जी, विनोद सोनकर 20 साल में पहली बार बेती महल गए, जी, एक बार, जी, 20 साल में पहली बार। जी, और ये जो संजीव बालियान को वहां लेकर जाया गया, जी, और केवल लेकर गए नहीं, उसकी तस्वीरें भी जाहिर की गई, जी, वीडियो भी उसके जाहिर किए गए। जी, ये राजा भैया की दुर्गेंद्र जी जीत है, जी, ये राजा रघुराज प्रताप सिंह की अपनी जीत है कि जो उत्तर प्रदेश में ठाकुर विमर्श चल रहा था, जी, कि क्षत्रिय नाराज हैं जी, भारतीय जनता पार्टी से, जी, और योगी आदित्यनाथ के बाद अगर कोई क्षत्रिय ध्रुवीकरण का केंद्र बनेगा तो रघुराज प्रताप सिंह होंगे। जी, रघुराज प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, दूर से रहेंगे, ये भी बात हो सकती है। मुझे मुकेश का गाया एक गाना याद आ रहा है जो अमित शाह और इनको लेकर फिट कर सकते हैं आप। सुनाइए सुनाइए। तुम मुझे न चाहो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। क्या बात है, क्या बात है, यही निकल आया ब्रजेंद्र, यही निकल आया। राजा भैया ने ऐलान कर दिया कि ना सपा को समर्थन ना भाजपा को समर्थन। वही है, वही है, मुकेश का गाना ही फिट हो गया भाई। क्या बात है जी। तुम मुझे न चाहो, किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। यहाँ सवाल ये है कि राजा रघुराज प्रताप सिंह अगर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं चाहते हैं जी, तो जौनपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज तक इसका असर पड़ने जा रहा है। कौशाम्बी भी ब्रजेंद्र, कौशाम्बी में भी असर पड़ने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत के हालात हैं। दुर्गेन्द्र जी, आप अभी चर्चा कर रहे थे क्षत्रिय छत्रपति मोर्चा की। जी,
ये जो धनंजय सिंह है, धनंजय सिंह की जो पत्नी है जी डॉक्टर श्रीकला रेड्डी, जी भारतीय जनता पार्टी और अपना दल गठबंधन ने इनको समर्थन किया। जी ये जिला पंचायत के अध्यक्ष बने जी और अपना दल नाम की जो सहयोगी पार्टी है उसी के जरिए अमित शाह जी तक बात ये हुई कि इनको जौनपुर से लोकसभा का टिकट दे दिया जाए। जी इसके साथ साथ जो विनीत सिंह हैं, मिर्जापुर और सोनभद्र और बनारस में जिनका तगड़ा रसूख है, जी जी विनीत सिंह वो छत्री तो हैं अपने और बाहुबली ड्राइवर और नौकरों को भी विधायक, सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा देते हैं। बनाते हैं। वो दूसरे राजा हैं, वो जी दूसरे रघुराज और प्रताप सिंह। सोनभद्र में शायद ड्राइवर के लिए मांग रहे थे। वो सीट मांग नहीं रहे थे अभी तक। अभी जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं अभी तक फंसा हुआ है। जी अभी तक अपना दल का फॉर्म ए भी किसी को दिया नहीं गया है। नामांकन की 15 तारीख कल आखिरी तारीख है 16 से। पकौड़ी लाल कोल की बहू को शायद टिकट दिया है, ऐसा मेरे पास जानकारी है। ब्रजेंद्र, आप बेहतर दिया बताएंगे। गया, ये केवल मीडिया में शोर है दुर्गेन जी। अभी फॉर्म ए भी नहीं दिया गया है। हाँ, आप तो बहुत करीब से जानते हैं अपना दल को भी और भाजपा को भी। फॉर्म ए भी नहीं दिया गया है। जी तो विनीत सिंह वहां चाहते हैं कि उनके इशारे पर वहां का टिकट हो जाए। जी धनंजय सिंह के साथ पटेलों ने समर्थन कर दिया था, धनंजय पीछे हो गए। जी और देखिए, राजा के सक्रिय होने के बाद जो पूर्वांचल के ठाकुर माफिया हैं, जी जो छत्री माफिया हैं, जी जिनकी कही जा रही धनंजय सिंह के और अभय सिंह की बड़ी दुश्मनी है, जी वो दुश्मनी बंगलोर की मीटिंग में डाइल्यूट हो गई दुर्गेन जी। अच्छा वो बंगलोर के अब धनंजय सिंह और अभय सिंह के बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा, ऐसी सहमति अंदर खाने बन गई है। तो बड़ी खबर आप दे रहे हैं, तो बड़ी खबर दे रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। जी और इसलिए हुई है, ये इसलिए हुई है जी कि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल का जो सिंबल पाया था इंद्र तिवारी और खब्बू तिवारी, हाँ हाँ जो इस समय 420 मार्कशीट की 420 के आरोप में जेल में है, जी उनको धनंजय सिंह का बड़ा निकट माना जाता था। जी जी खब्बू तिवारी को। जी। खब्बू तिवारी जेल में है। जी खब्बू तिवारी की पत्नी वहां चुनाव लड़ रही है, जी। लड़ती थी। जी तो रघुराज प्रताप सिंह के कारण खब्बू तिवारी किनारे हुए हैं। अभय सिंह और धनंजय सिंह के बीच में मनी का जो लेवल था वो गिरा है, खत्म किया गया है। जी और देखिए, वही हालात अब पूर्वांचल में बन रहे हैं कि छोटी जातियों के जो नेता हैं, ओबीसी जातियों के जो नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान नोनिया जाति के, संजय निषाद, ये अपने घर में लगे हैं, पिता पुत्र बेटा। जी ये लोग अपने 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 परिवारों के साथ लगे हैं। अपना दल यानी कुर्मी और ठाकुर पूर्वांचल में बहुत निकट आए दुर्गेन जी। जी जी इसको जी नए सिरे से देखने की जरूरत है। मुझे लगता है मोर्चा बना लिया आपने। हाँ, मेरा मोर्चा नहीं है। मतलब ये आपकी जो मंशा थी, जो आपने कल्पना की थी कि भारतीय राजनीति में ऐसा हो सकता है, तो वो परिकल्पना राजनीतिक दल करते नजर आ रहे हैं। जिस समय छत्री और छत्रपति आएंगे, जी 13% लगभग कुर्मी और 10% 9% के आसपास का छत्री, जी ये 20% के आसपास की अपनी भागीदारी बनाता है। जी और पूर्वांचल में आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए जी कि पहले हरिशंकर तिवारी का जलवा होता था, जी मुख्तार अंसारी का जलवा होता था, जी। अतीक अहमद और ब्रजेश श्रीवास्तव और माफिया डॉन, इन सबका कब्जा होता था। दुर्गेन जी, बीते 10 साल में माफिया सबके निशाने पर आए, कानून के निशाने पर भी आए, बुलडोजर भी चला है, जेल भी गए हैं। माफिया पॉलिटिकली बहुत कमजोर हुआ है। वो चेहरा बदल कर आ रहा है। कभी वो निषाद पार्टी के साथ आता है, कभी वो अपना दल के साथ आता है, कभी वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ आता है। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। पिछड़ी जाति के जो लोग थे, ये नेता बने हैं। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल फैक्ट्रियां खड़ी की हैं पूर्वांचल में। और बंबई के सेठ और पूर्वांचल के माफिया इनको मोहरा बनाकर राजनीति में घुसाए हैं, हावी हो गए हैं। बड़ी और बात है। उसमें जातिवार भी है, उसमें जातियां भी हैं। बड़ी जानकारी है जी। अभी कृपा शंकर बंबई से आए, कृपा शंकर बंबई के सेठ हैं जी। संगमलाल गुप्ता बंबई के सेठ हैं जी हरबंश सिंह जो अपना दल से विधायक हुए थे, बंबई के सेठ हैं। जी और 6 उनका लोग, बेटा भी 6 विधायक लोग है, ऐसे उनका वहां- बेटा इसमें विधायक है जौनपुर से। जौनपुर से हाँ 6 लोग, 6 विधायक प्रत्याशी बंबई और उड़ीसा में कारोबार करते हैं।
तो बंबई का जो मनी, अब जो नए पैसे वाले लोग हैं, जो नए सेठ हैं, वो पिछड़ी जातियों के जो नेता हैं वो, और माफिया हैं वो, ये एक नया कॉकटेल तैयार हुआ है। ब्रजेंद्र, मैं इस पे माफिया अलग से चर्चा करूंगा, मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा और ब्रेक से लौटूंगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कही, एक नया तरीके का कॉकटेल बन गया है। तो मनी माफिया एक नया कॉकटेल बना है, मनी माफिया और मसल। एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक से लौट आए हैं। दो और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता राजेंद्र तिवारी जी जुड़े हैं, स्वागत तिवारी जी। और मुक्कू ओझा जी राजा भैया के करीबी हैं, मीडिया प्रभारी हैं। राजा भैया के जो संवाद होते हैं मीडिया को, वो मुक्कू ओझा जी करते हैं। दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। लेकिन चूंकि ब्रजेंद्र के बाद अब मुझे मनोज मिश्रा जी के पास जाना होगा, बाकी फिर मैं आता हूँ राजनीतिक मेहमानों की तरफ। मनोज मिश्रा जी, ब्रजेंद्र प्रताप ने पूरे पूर्वांचल की जो तस्वीर खींची है वो एक अद्भुत तस्वीर है, और जो जातीय समीकरण वहाँ है ही हैं, लेकिन जो क्षत्रिय विमर्श, हम लोग कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं पश्चिम से, वहाँ संजीव बालियान का ले जाना, ब्रजेंद्र ने बता दिया कि विनोद सुनकर जिस तरीके से निकले वो बात बनी नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ना किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तो ये क्या बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि वो पिछली बार 5 सीटें लूज की थी, इस बार ये संख्या बढ़ जाएगी? क्योंकि पिछली बार तो ये इस तरीके से जो सौतिया डाह दिखा नहीं था पिछली बार। भाई पुरुषोत्तम रूपाला को धन्यवाद कहेंगे, बयान की बात कहेंगे, चर्चा की बात कहेंगे, या उनका कितना बड़ा रोल है राजस्थान हरियाणा से चल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बात आ गई अवध से पूर्वांचल जाने तक। ब्रजेंद्र भाई ने, मुझे लगता मोटा मोटा अगर उनको समय मिलता तो और भी चीज में डीप में जा करके ग्राउंड जीरो पर आपसे बात करते, लेकिन क्योंकि बड़ी बात है, हमने छात्र जीवन से धनंजय और अभय सिंह जैसे ही ये माफिया बनने की तरफ बढ़ते हैं, ठेकेदारी टेंडर की बात करते हैं, बनारस कमला, ब्रजेंद्र भाई आपको याद होगा। तो एक बात धनंजय जोगी के मुंह से मैंने सुनी थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझको ये उम्मीद नहीं थी कि अभय हम पे गोली चलाएगा जी। लेकिन अगर उस लेवल की बात अगर समझौते में राजा भैया के बंगलोर जाने की बात, या दुर्गेंद्र भाई दिल्ली जाने की बात, और फिर आज चूंकि हम तो रहने वाले प्रयागराज के हैं, भले ठीक है कलकत्ता दिल्ली वापस बंगलोर करते हैं, लेकिन बेसिक घर तो हमारा फूलपुर, हमारे लोकसभा है। तो हम केशव जी को लेकर के, सोनकर जी को लेकर के, राजा भैया को लेकर के, वहां की जो स्थानीय राजनीति और स्थानीय प्रतिद्वंदिता है उसको हम लोग बहुत बेहतर समझते हैं। और कहानियां भी बहुत सुनते होंगे आप, हर थोड़ी देर में लोकोक्तियां सुनाई पड़ती हैं कि यो कैदीस वो कैदीस, चला करत मामला ना। जी तो दुर्गेंद्र भाई, एक समय था प्रयागराज में केशवनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर जोशी और नरेंद्र सिंह गौड़, उसके बाद जब ये नया आया, नए में बात कर सकता हूँ, चाहे वो नंदी को ले ले या केशव जी को ले ले, बाकी और बहुत बहुत परिवर्तन, राजनीतिक बदलाव आए संगठन में, सारी चीजों में। लेकिन जो आपका मेन सवाल है या मेन मुद्दा है जिसपे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सोम और बलियान के हम लोगों ने देखे थे, उनके बयान से लेकर के उनके चुनावी क्षेत्र को लेकर के, लेकिन बलियान का राजा भैया के घर आना, सोनकर का आना, और आज की बात नहीं है, एक समय याद होगा कल्याण सिंह की सरकार थी और 3 दिन के लिए बाई डिफॉल्ट जगदीपिका पाल भी मुख्यमंत्री बने थे। उस दौरान सारे राजनीतिक, स्वर्गीय अजीत सिंह जिंदा थे, बहुत सारे नेता थे जिन्होंने राजा भैया को तभी नेता मान लिया था। जी, अभी एक कुछ दिन पहले की बात है। जी जी जी। धनंजय ने एक बात कही, तो बात मुझे आज भी याद आती है कि राजा भैया की बहुत बड़ी भूल थी कि जिस समय उनके नेतृत्व सब लोग जा करके, और राजनाथ सिंह उसके नेता हुआ करते थे, राजनाथ सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि तब पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलता था, जोड़ घोड़ का मामला था। लेकिन उसके बाद अगर आज इस बात की मठाधीशी और बीच बिचाव में राजा भैया आते हैं, तो मुझे लगता है, जैसे ब्रजेंद्र भाई ने एक बात कही कि योगी आदित्यनाथ के बाद अगर कोई राजनीतिक चेहरा या इस तरीके का क्षत्रियों का, मैं क्षत्रिय के लिए आ जाऊंगा
भाई हेलो? मैं योगी जी पे सहमत नहीं हूँ आपसे, वो साधु हैं भाई, हेलो? वो साधु हैं, योगी जी पे सहमत नहीं हूँ। वो साधु हैं, ज्यादा नहीं, साधु साधु की जाति ना मेरी पूछो, बात- योगी जी को छतरी के पैमाने पर मत लपेटो भाई। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं बोलिए कह रहा बोलिए हूं कि बोलिए बोलिए बोलिए। छत्रियों के पर जो हेलो? आन की बात रूपाला ने बयान दिया, उसके बाद जैसे आप हेलो? पूर्वांचल में रहेंगे तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जैसे ब्रिजेश भाई ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि कुर्मियों के नेता कभी हुआ करते थे, वर्मा जी, या और हम बात कर लें, नेता तो कुर्मियों ने वो बाल कुमार को मान लिया था बुंदेलखंड में, वो भी एक दौर था जो आके मिर्जापुर से चुनाव जीतता है। तो ये जो जातीय समीकरण है दुर्गेश भाई, उत्तर प्रदेश में, बिहार में मंडल कवंडल के बाद या 2014 जब परिणाम आया तो मुझे लगता था यार जाति समीकरण तो हम लोग ऊपर उठेंगे, लेकिन जैसे ही निषाद, राजभर, बाकी उप जातियों को, नेताओं को यहां से लेकर दिल्ली तक मान मनोवल होना, उनको वजन देना, राज्यसभा से लेकर विधान परिषद तक उनकी बातें करना, उनको मंत्री बना लेना, तो आप जैसे ही अवध के बाद पूर्वांचल में बढ़ेंगे, आपको जातियों को समीकरण और दल बाद में है। मैं फिर कह रहा हूं, ये बात बीपी सिंह कहा करते थे, ये बात स्वर्गीय मुलायम सिंह कहा करते थे कि पूर्वांचल में पहले जातियां हैं, दल बाद में है। वो किसी भी दल का व्यक्ति हो सकता है, वो भाजपा पर हो, सपा पे हो, बसपा पे हो, कांग्रेस पे हो, पहले जाति समीकरण। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जो सिर्फ अपने नेता का नाम जानते हैं। फूलपुर संसदीय जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है, लंबे समय तक वहां पटेल सांसद होते आए हैं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा, अगर करवरिया और अतीक को छोड़ दें तो लंबी सीरीज रही वहां पर सांसद होने पटेल। 11 में 9 सांसद पटेल रहे, 11 में 9। जी, वो वही मैं विजेंद्र भाई कह रहा हूं। इसलिए मैं फिर कहूंगा, ये जातिगत समीकरण सरकारें बनाए हैं, सरकारें बिगाड़े, और खासकर अभी जब 5वें, 6ठे, 7वें चरण में जहां 14, 14, 13 लगभग आप समझिए कि 41 सीटों का अभी बाकी है। जी और जी, सबसे साधारण ज्यादा बाकी जीत है। भारतीय जनता पार्टी को 80 में 73 और 80 में 64 जो मिली थी, तो पूर्वांचल ने 12 की सीटें दी थी। आप अगर आजमगढ़ छोड़ दें, आप अगर घोसी छोड़ दें, तो बाकी पूरा परंपरा था। 19 में ठीक है 10 सीटें मिली, जिसमें घोसी दोस्त बस्ती से लेकर अम्बेडकर नगर से गाजीपुर लेकर के सीटें दी, लेकिन तब भी भाजपा को पूर्ण बहुमत अगर देखें तो वहीं से मिलती रही। तो खेल है जातियों का, आपके विषय पर भी वही बात है, बाकी जातियां पीछे हो जाती हैं। लेकिन फिर मैं छत्री पर आऊंगा दुर्गेश भाई, मैं महाराज जी को नहीं कह रहा हूं, बाकी छत्रियों की बात कर रहा हूं। ये अगर इनका पटेलों के साथ में काछी, क्वेरी और अन्य जातियों के साथ में अगर ये किसी के साथ जाते हैं और किसी का विरोध करते हैं, वहां का रिजल्ट 100% प्रभावित होगा। ठीक बात है, चाहे वो सोनभद्र। ठीक बात है मनोज भाई, ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। तिवारी जी को जरा विमर्श में शामिल कर लेते हैं, जो चर्चा है। तिवारी जी, ये भाई आपकी तो बहुत बड़ी पार्टी है और इतने ताकतवर सारे नेता हैं। मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, आज बिल्कुल अद्भुत नज़ारा था। ऐसा लगा हम लोग बिल्कुल क्या देख रहे हैं, भीड़ उमड़ पड़ी, लोग उमड़ पड़े, पूरे देश भर का नेता था और बहुत सशक्त और शक्तिवान नेतृत्व है आपका। उसके बाद भी ये बाहुबलियों को साधने की क्या जरूरत पड़ी, धनंजय को क्या साधने की जरूरत पड़ी, राजा भैया के दरवाजे क्यों जाने की जरूरत पड़ी? मतलब क्या आप लोग मुतमईन नहीं हैं क्या कि पिछले बार के मुकाबले भी इस बार स्थिति आपकी ठीक नहीं है? तिवारी जी अनम्यूट करिए। तिवारी जी हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको, तकनीकी व्यवधान है कुछ। जी, मिर्जापुर की दृष्टि से जहां बात किया जाए तो ये बात सही है कि जो हमारे वरिष्ठ लोगों ने कहा, चाहे बीपी सिंह जी ने, चाहे मनोज मिश्रा जी ने कहा कि ये जातीय फैक्टर तो काम करते हैं, लेकिन मैं जब मिर्जापुर की दृष्टि से जब बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि केवल जातीय फैक्टर जो है ये बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होता है। इसके साथ जी मैं तिवारी जी आपसे पूरे पूर्वांचल की बात कर रहा हूं, मैं एक जिले में आपको सीमित नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं मानता हूं कि आप एक जिले के नेता हैं। आपकी दृष्टि मिर्जापुर से बैठ के बिहार बॉर्डर तक देख रहे हैं आप, और अनुभवी व्यक्ति हैं आप, बोलिए। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं तो कि जो एक नया गठजोड़ आया है कुर्मी और ठाकुरों वाला, ये जो बात कही जा रही है, मुझे बहुत ज्यादा, मैं उस पर मानता हूं कि ये बात बहुत सही नहीं है। और भाजपा जो लड़ रही है वो सभी जातियों को लेके लड़ रही है। अब ये नहीं, कुर्मी जातियों वाला कोई गठजोड़ आया नहीं, ये रेफरेंस है
मैं ये नहीं कर रहा हूं कोई गठजोड़ आ गया, लेकिन छत्री विमर्श में है और छत्री टेंशन दे रहा है आप लोगों को, इसीलिए आप राजा भैया के दरवाजे आपके लोग जा रहे हैं, धनंजय सिंह को मना रहे हैं, जो भी। हाँ जी, बात समझ में आ रही जी, है। तो गुजरात जी, से जी, चल के आया है, बोलिए। बात तो ठीक है, लेकिन मैं जो पूर्वांचल में और जगह जगह वाराणसी देख रहा हूँ, अपने सोनभद्र देख रहा हूँ, मिर्जापुर में देख रहा हूँ, वो ये देख रहा हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है मेरे विचार से। यहाँ सर्व जाति सभी जातियों का जो वो है वो मिल रहा है, पूरे पूर्वांचल में मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है कि जौनपुर में ये बात प्रभावी होती हो, प्रतापगढ़ में प्रभावी होती हो, लेकिन मेरे मिर्जापुर सोनभद्र को मैं विशेष रूप से देख रहा हूँ, भदोही को विशेष रूप से देख रहा हूँ। अब जैसे भी ब्रजेन कह रहे हैं कि वहां एक बाहुबली नेता वो अपने ड्राइवर को लड़ाने के लिए टिकट रुकवाए हुए हैं अपना दल का, तो कुछ लोग अगर सीधे आपके यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो वो वाया आपके सहयोगियों के यहाँ जा रहे हैं। तो वो ब्रजेन ने बड़ी बढ़िया बात कही कि मसल, माफिया और मनी, अब ये जो नए दलों की, जो छोटे छोटे दलों की फैक्ट्रियां हैं, उसके जरिए वो आपकी पार्टी को एम्पावर कर रहे हैं। भाई ये भी आरोप आपके ऊपर विपक्ष लगाता है। आरोप थोड़ा गलत मुझे लगता है, ये बात है नहीं। जो आरोप लगाने को तो लगाया ही जा सकता है, लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही, ये बात है नहीं। कम से कम मैं जो देख रहा हूँ अपने 3 जिलों की बता रहा हूँ, पूरे पूर्वांचल की बात तो ठीक है आप लोग कर रहे हैं, लेकिन पूरे अपने मंडल में मैं देख रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं। तो न हमारे यहाँ तीनों जिलों में छत्ती इतने प्रभावी भी हैं कि अगर उनका गठजोड़ नहीं रहेगा तो ये अच्छा कुछ। मैं सिर्फ छत्रियों की बात नहीं करता हूँ, छत्री या कोई भी जो ताकतवर मार्शल कौमें हैं वो एक जगह प्रभावित नहीं करती हैं, वो 10 लोगों को प्रभावित करती हैं, जो सामाजिक व्यक्ति होता है। छत्री कहता है हमने सर्व समाज का रक्षण अनुरक्षण किया है। अगर इतने प्रभावी नहीं हैं तो धनंजय सिंह के पास क्यों भाई गए, या धनंजय सिंह को क्यों बुलाया, राजा भैया के पास क्यों गए? मैं एक कमेंट लेता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता मिनहाज भाई से। मिनहाज भाई, पूर्वांचल की स्थिति क्या बीजेपी की कमजोर हो रही है, जो लगातार बाहुबलियों, माफिया को उनको साधना पड़ रहा है? धनंजय को तो यही बीजेपी माफिया कहती थी। और एक खबर अभी आपको हम देने जा रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है, एक बस 2 मिनट रुकिए, बहुत बड़ी खबर आपको दूंगा मैं। जब उत्तर मिनहाज भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, माफिया का कोई अता पता नहीं रहता था। कांग्रेस पार्टी हमेशा जाति धर्म से ऊपर उठकर, आवाज नहीं आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज जा रही है। आ रही है सर, यहां से तो सही है। नहीं जा रही, बोलिए। यहां से मिनहाज भाई सुन रहे हैं, बोलिए भाई। उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो माफियाओं का कोई अता पता नहीं रहता था। आज जब से उत्तर प्रदेश से गैर कांग्रेस की सरकारें आई हैं, माफिया राज पनप गया है। आज उत्तर प्रदेश की जनता और पूर्वांचल की जनता, खासतौर विकास के नाम पर जनता वोट देकर जिताएगी। नहीं मिनहाज भाई मैं इस पर जाता ही नहीं कि माफिया राज खत्म है या नहीं खत्म है। मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो इंडिया गठबंधन है, क्या उसको घेरने के लिए जो कील कांटे बीजेपी दुरुस्त कर रही है कि धनंजय सिंह का समर्थन ले लिया, जो एक तरीके से चिमटे से नहीं बीजेपी उनको पकड़ना चाहती थी, उनका समर्थन ले लिया, अभय सिंह का समर्थन ले लिया, तो 2 चेहरे कैसे हो सकते हैं? एक तरफ कहो कि भाई माफिया का नाश और दूसरी तरफ माफिया का चुनाव में समर्थन लो। भाई मिनहाज भाई देखिए, उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल में, जी आवाज आ रही है आपकी? अब बोलिए आप धड़ल्ले से बोलिए, बिल्कुल बोलिए। माफियाओं का जो आंकड़ा इस समय चल रहा है, ये पूर्वांचल की जनता सब फेल कर देगी। इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूती से लड़ेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी केंद्र में। अच्छा ठीक है, मैं मान गया। ठीक है मिनहाज भाई, मैं लौटूंगा आपके पास। मुक्कू ओझा जी से जरा, मुक्कू ओझा जी अगर जुड़े हैं, मुक्कू ओझा जी हैं हमारे साथ? कोई बात नहीं, मुक्कू ओझा जी चले गए हैं। मैं छत्री सभा के कुंवर धीरज सिंह को चर्चा में शामिल करता हूं।
कुंवर धीरज सिंह, क्षत्रिय विमर्श में क्यों आया? अभी जैसे तिवारी जी कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, कहूँ नहीं, कोई प्रभावी नहीं, आप लोग खाम खा फूफा तलवार हिलाते रहते हैं। साल में एक बार महाराणा प्रताप की जयंती में अपना आपने तलवारें और तीर दिखा दिया, उसके बाद शांति से बैठ गए, कोई काम धाम है नहीं। और आपकी अब राजनीतिक शायद कहीं राजनीतिक अब आपका कोई भागीदारी वगीदारी बची नहीं है, अब धीरे धीरे आप सिकुड़ते जा रहे हैं। कुंवर धीरज सिंह, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि राजपूत क्षत्रिय समाज इस राजनीति में कितनी भागीदारी रखता है और बड़े से बड़े नेताओं को घुमाना जानता है राजपूत। आज आप देख लो, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, आपका उत्तर प्रदेश, आज आप हर चैनल, हर पब्लिक में लोगों के मुंह पे यही सुनोगे कि हाँ क्षत्रिय बिगड़ गया है। तो तिवारी जी क्या कह रहे हैं, तिवारी जी को पता होगा, ठीक है ना। तिवारी जी ये कह रहे हैं कि केवल क्षत्रिय महाराणा प्रताप जयंती मनाता है। मैंने तो अभी 2 दिन पहले देखा था, ब्राह्मण समाज भी परशुराम को लेके घूम रहे थे। तो ये नहीं नहीं, हर समाज को हक है अपने महापुरुषों का सम्मान करने का। जो महापुरुष हैं वो पूरे देश के हैं, किसी एक सम्मान के नहीं है भाई। हमारे क्षत्रिय समाज का महापुरुष पूरे हिंदुस्तान का है, हर जाति का है, हर बिरादरी का है। और राजपूतों ने कभी अपने महापुरुषों को बिरादरी में नहीं बांटा, हमेशा अपने महापुरुषों के आगे वीर शिरोमणि लिखा है, कोई ना राजपूत ना ठाकुर कुछ नहीं लिखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे महापुरुषों को जातियों में बांटकर उनकी बंदरबांट करने का काम करा है। जैसे वीर भोज के आगे गुर्जर लगा दिया, पृथ्वीराज चौहान के आगे गुर्जर लगा दिया, सोहेल देव राजभर बना दिए। अरे भाई, महापुरुष पूरे देश का होता है, किसी एक जाति का नहीं होता। तो तिवारी जी, राजपूत समाज का विरोध इस भारतीय जनता पार्टी पे बहुत भारी पड़ेगा, ये आप देख लेना। नहीं, अब कुंवर धीरज अब कहां विरोध रहा? राजा भैया जैसा ब्रजेन ने कहा कि ठीक है वो दूसरे को नहीं चाहेंगे राजा भैया, मामला निपट गया। धनंजय सिंह ने समर्थन ही दे दिया है, अब कहां विरोध कहां बचा? अब मैं सभी को आजाद करता हूं, वो किसी को भी वोट कर सकते हैं जहां उनकी इच्छा हो। कोई राजा भैया ने ये लिखा कि भाजपा को ही वोट देना है। अगर राजा भैया अमित शाह के मंच पे चले जाते या भाजपा को सपोर्ट कर देते तो सारा मीडिया और तिवारी जैसे लोग ये कहते कि राजा भैया दब गए, राजा भैया डर गए, राजा भैया लालच में आ गए। तो राजा भैया ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और जो एक क्षत्रिय को कहना चाहिए वो इन्होंने कहा है कि मेरी जनता, मेरे समर्थक आजाद है, वो जिसको चाहे उसको वोट करें, जिसको चाहे उसको समर्थन करें। इसको कुंवर धीरज, इसको ये नहीं कहा जाएगा कि न्यूट्रलाइज हो गए, कि किसी को न्यूट्रलाइज कर दो। वो न्यूट्रल नहीं हुए, न्यूट्रलाइज कर दिए गए, ये भी कहा जा सकता है। नहीं, देखो, ये राजा भैया का एक अच्छा डिसीजन है ना। उन्होंने किसी भी पार्टी का कोई पक्ष नहीं रखा, उन्होंने कहा आप सब आजाद हैं। अच्छा, आपने बहुत बार विधानसभा और लोकसभा में बहुमत जो सिद्ध होता है उसको देखा होगा। अगर किसी को समर्थन देना होता है, कुछ लोग वोट करते हैं और कुछ लोग वॉकआउट कर जाते हैं। राजा भैया ने दूसरा विकल्प चुन लिया, मुझे लगता है वॉकआउट करने वाला। तो राजा भैया का डिसीजन हमें सर मान्य है, उन्होंने जो डिसीजन लिया फेस सेविंग की है राजा भैया ने। हेलो, फेस सेविंग की मुझे लगता है राजा भैया ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, राजा भैया ने अपना बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है। वो खबर दिखाई जाए, खबर आ रही है कि धनंजय सिंह ने समर्थन कर दिया है भारतीय जनता पार्टी का। अभी एक खबर तत्काल आई है, थोड़ी देर पहले की खबर है। धनंजय सिंह ने एक बयान जारी कर जौनपुर के पूर्व सांसद, अब बीजेपी उन्हें माफिया भी कहती है, बहुत सारे लोग माफिया कहते हैं धनंजय सिंह को, होंगे भी, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा कि माफिया नहीं है, लेकिन धनंजय सिंह ने कहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों से पूछा। बनसफा शेरवा गांव में उन्होंने एक बैठक की और 3 दिन पहले ये खबर आई थी कि धनंजय सिंह और उनकी पत्नी श्री कला रेड्डी मिली हैं अमित शाह से, और ये खबर अब आम हो गई। थोड़ी देर पहले खबर आम हुई कि धनंजय सिंह भाजपा के पक्ष में खड़े हो गए हैं। सवाल यही है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त कर दिया गया है और माफिया से कोई उनका लेना देना नहीं है, धनंजय सिंह को बीजेपी भी माफिया कहती थी, बहुत सारे लोग माफिया कहते थे,
वो उनको माफिया को साथ लेने की क्या मजबूरी आ गई, राजनीतिक मजबूरी, कुछ भी हो। धनंजय सिंह को जरा सुनिए, उनका एक बयान भी आ गया है। हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं, हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें और हम लोगों की लड़ाई सरकारों के आज हम चुनाव में धनंजय सिंह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, धनंजय सिंह कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी सरकार चल रही है। बहुत सारे लोग ये कहते थे, बहुत सारे विपक्ष के नेता ये आरोप लगाते, अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को धनंजय सिंह का समर्थन प्राप्त था। जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे तब राजनाथ सिंह को बाकायदे केंद्र की सुरक्षा प्राप्त, राजनाथ सिंह ने ये कहा जाता था कि राजनाथ सिंह की वजह से, जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे तब धनंजय सिंह को केंद्र की सुरक्षा प्राप्त थी। और अपना दल के जो सांसद प्रतापगढ़ के कुंवर हरिवंश सिंह थे, उन पर जब हमला हुआ था उन्होंने बाकायदे लिख कर दिया था मुख्यमंत्री कार्यालय में कि धनंजय सिंह को सुरक्षा प्राप्त है, जबकि वो माफिया है, उसके खिलाफ तमाम मुकदमे हैं। और धनंजय सिंह पर, हरबंस सिंह पर गोली चलाने का भी आरोप लगा था। हरबंस सिंह ने खुद मुख्यमंत्री से मिलकर ये बात कही थी, जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका जिक्र अभी ब्रजेंद्र ने किया। हरबंस सिंह मुंबई के उद्योगपति हैं, उनका बेटा शाहगंज जौनपुर से इस वक्त विधायक है, जो सहयोगी दल है निषाद पार्टी। तो ये समीकरण अब तो मुझे लग रहा है कि दोनों न्यूट्रलाइज कर दिए गए। भाजपा को खुला समर्थन धनंजय सिंह दे रहे हैं, राजा भैया न्यूट्रलाइज हो गए। अब सवाल यह है कि जो पूर्वांचल का क्षत्रिय है, मैं एक छोटा सा कमेंट लूंगा ब्रजेंद्र प्रताप से, उन्हें स्क्रीन पर लाया जाए। ब्रजेंद्र प्रताप, धनंजय सिंह ने तो ऐलान कर दिया कि भाजपा को वोट दो, तो न्यूट्रल नहीं, दोनों न्यूट्रलाइज कर दिए गए। अब वो क्या ताकत है न्यूट्रलाइज का, चेहरा साफ है। दुर्गेन जी, धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि भाजपा को सपोर्ट करें। सपोर्ट दूर से कोई भी कर सकता है, यही फेस सेविंग है। राजा 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 रघुराज प्रताप सिंह भाजपा के मंच पर नहीं गए, अमित शाह के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई, संगीत सोम से पालेबंदी रखने वाले संजीव बालियान उनके घर में हो आए। तो ये पूर्वांचल का जो छत्री और बाहुबली नेता है, रघुराज प्रताप सिंह, धनंजय सिंह, विनीत सिंह, अभय सिंह और अब खब्बू तिवारी भी जेल में ही है, खब्बू तिवारी भी, और ये जो छोटे छोटे हैं जिनको हम सब नहीं जान रहे हैं, हर जिला पंचायत में 30-40 ऐसे दबंग नेता हैं जो जिला पंचायतों के मेंबर हैं या ब्लॉकों के प्रमुख हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, अब इनको कुछ पुरस्कार के रूप में एनएसजी कमांडो मिलेंगे, कुछ की सुरक्षा बढ़ेगी, कुछ को जेल जाने से बचने का रास्ता खुलेगा। तो जो पुरुषोत्तम रूपाला की टिप्पणी को जरा अब आप देखिए और पूर्वांचल आइए। रमेश मिश्रा जी कह रहे थे, मनोज जी, कि रूपाला को जरा आप धन्यवाद दीजिए। रूपाला ने वहां क्या बिगाड़ा, माफी मांग ली, हाथ जोड़कर माफी मांगी रूपाला ने, पुरुषोत्तम रूपाला ने। अमित शाह ने कहा भी कि अब तो माफ कर दो भाई। और संजीव बालियान और संगीत सोम से आते आते पूरे पूर्वांचल के प्रभावशाली लोग जिनके पास मनी है, मसल है और जबरदस्त ताकत है, ये बूथ तक अपने लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ेंगे। और पूर्वांचल में जो पश्चिम में बिगड़ा है, पिछले चुनाव में जैसा कहा जा रहा है कि पश्चिम में बिगड़ा, वो नहीं बिगड़ा ही है। अब तो मुझे लग रहा है, मुझे भी अब शक होने लगा है कि पक्का बिगड़ा है, क्योंकि अगर इस स्तर पर आपको लाइजनिंग करनी पड़ रही है पार्टी को, तो मुझे अब पक्का यकीन है कि बिगड़ गया है पश्चिम में। जी, अंदर अंदर तो ये एक थे, अब सामने चेहरा लाकर दिखाने की जरूरत पड़ गई। तो पूर्वांचल में ही भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि जो पश्चिम का नुकसान हुआ है, सेंट्रल यूपी का जो नुकसान हो रहा है या अवध में जो कुछ भी होने वाला है, ये पूर्वांचल से हम कवर अप करें। ठीक है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो विजय पा गए।
ठीक बात है मनोज जी, एक अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की मैं खत्म करूंगा बहुत शीघ्रता से जी। दुगेंद्र, मैं फिर कहूंगा कि अभी 3 चरण के चुनाव है, 41 सीटें हैं, बड़े रंग दिखने, और माइक्रो लेवल पर जब अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ की मैं बात कर लूं काम करते हैं, तो इन्होंने पूर्व में चुने हुए प्रतिनिधियों के चुनाव में, चाहे विधान परिषद और राज्यसभा है, उनकी सीट इनको कैसे जीती जाती, कम होकर के ज्यादा जीतना इनको आता है। इन्हें पता है कि दिल्ली का रास्ता 400 पार के नारे से नहीं होगा, बल्कि यूपी में 80 से जितना बेहतर आएंगे उतना ही बेहतर वो दिल्ली जाने की बात है। इसीलिए ये और जो बात आप आपके सवाल में एक थी, 10 मिनट खत्म करूंगा, कि ये लोग परोक्ष रूप से समर्थन कर ही रहे थे। आप अगर पिछले चुनाव, राज्यसभा चुनाव देख लें, जिसमें आलोक रंजन जैसे लोग हार जाते हैं तीसरे नंबर पर होने के बावजूद, बाकी और भी सारी चीजें रही हैं, तो ये राकेश सिंह, अभय सिंह, धनंजय और राजा भैया, इन सब लोगों ने भाजपा को समर्थन दिया है। ये कोई बहुत बड़ी बात, कोई चमत्कारिक बात नहीं है। लेकिन जो एक बात आप और कह रहे थे कि कुछ न कुछ डील तो होती है जब आप इतने बड़े, आप सोचिए मनोज पांडे के घर रायबरेली अगर अमित शाह जाते हैं तो दुर्गेंद्र भाई, बातें आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, गिलास अगर पूरा भरा हुआ होगा तो एक तिल नहीं डाल पाएंगे, बाहर चला जाएगा। इसलिए समझ सकते हैं 5वें चरण के चुनाव की वोटिंग 20 तारीख को होनी है, और हमको आपको परसेंटेज से लेकर बाकी चीजों का इंतजार रहेगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा दिखाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मनोज जी, ब्रजेंद्र प्रताप, बहुत शुक्रिया आपका, मिनहाज भाई, कुंवर धीरज सिंह, मुक्कू ओझा जी, उनसे बात नहीं हो पाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद उन दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को अपना आशीर्वाद और प्यार लुटाते हैं। बड़ा सवाल, पूर्वांचल के रण के लिए जो सेनाएं हैं, उनके योद्धा हैं, बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी नहीं। सबसे बड़े योद्धा नरेंद्र मोदी लगातार अब काशी जाते हैं और काशी से पूरे प्रदेश को, पूरे देश को संदेश देते हैं। लेकिन जो ब्लॉक स्तर पर लाठी लेकर वोट डलवाएंगे, लाठी मतलब आप समझ सकते हैं, लाठी को ऐसा नहीं कोई मारपीट कर वोट डलवाएगा, लेकिन जिनके हाथ में लाठी है, गांव में कहावत है जिनकी लाठी उसी की भैंस। अब पता नहीं किसकी भैंस है किसकी लाठी है, लेकिन लाठी लेकर ये लोग नजर आएंगे, बूथों की रक्षा करेंगे, वोटों की रक्षा करेंगे। मुझे लग रहा है कि विपक्ष को भी थोड़ा सा मुश्किलें नजर आएंगी, लेकिन विपक्ष इस फेर में है कि वो जनता चुनाव लड़ रही है, मोदी को सत्ता से बाहर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।